नमस्कार साथियों, मैं ऋषि प्रताप बुंदेला आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल स्टडी फैक्ट्स पर। आज का टॉपिक है कोलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की थ्योरी की सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैं 2 वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं मेरे YouTube चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। ये बाल विकास की सीरीज़ आपको MP वर्ग 3 के एग्ज़ाम, CTET, UPTET और अन्य टीचिंग एग्ज़ाम के लिए उपयोगी रहेगी। नए साथियों से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा लें, क्योंकि पेडागोजी से रिलेटेड मैं वीडियो इस चैनल पर अब लगातार अपलोड करता रहूँगा, तो इससे आपको चैनल की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। टॉपिक का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। टॉपिक डिस्कशन से पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। ये स्टोरी है एक हाइंज नामक व्यक्ति की, जो बहुत परेशान था क्योंकि उसकी वाइफ बहुत खतरनाक बीमारी से पीड़ित थी और डॉक्टर ने उसे जवाब दे दिया था कि वो मरने वाली है अगर उसे एक दवाई नहीं मिली। ये दवाई एक डॉक्टर ने बनाई थी और वो दवाई लेने पर वो उसकी वाइफ सही हो जाती हाइंज की। तो हाइंज उस डॉक्टर के पास गया। उसने डॉक्टर से बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत सारे रुपए ऑफ़र किए कि मुझे वो दवाई दे दो, मेरी वाइफ खतरे में है, उसकी जान बचानी है। लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया। डॉक्टर उससे दवाई के 10 गुने पैसे वसूल रहा था। इतने पैसे हाइंज के पास नहीं थे। उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी, फिर भी इतने रुपए जमा नहीं कर पाया। और डॉक्टर ने मना कर दिया कि नहीं, मैं ये दवाई नहीं दूंगा जब तक मुझे ये इतने सारे पैसे नहीं दोगे, मैं किसी और को बेच दूंगा। ये व्यक्ति बहुत परेशान हो गया। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना ये डॉक्टर से दवाई चुरा ली जाए। तो उसने एक रात डॉक्टर के यहाँ जाकर दवाई को चुरा लिया और अपनी बीवी की जान बचा ली। हाइंज व्यक्ति ने ये सही काम किया चोरी करके अपनी बीवी की जान बचा के। इसी तरह की काल्पनिक नैतिक दुविधा वाली 11 कहानियाँ कोलबर्ग ने विभिन्न आयु के बच्चे थे जिन पर वो कोलबर्ग प्रयोग कर रहा था उनको सुनाई। और कहानी सुनाने के लास्ट में उनसे कुछ प्रश्न पूछे गए। जैसे इस कहानी के लास्ट में पूछा गया कि हाइंज को दवाई चुरा लेनी चाहिए थी, क्या चोरी करना सही था, क्या दवाई बनाने वाले को हक होना चाहिए कि दवाई कितने पैसे में दे। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने बच्चे से पूछे और बच्चों के आंसर के आधार पर उन्होंने अपनी थ्योरी का विकास किया। आइए अब हम थ्योरी पर चलते हैं। बच्चों के उत्तर के आधार पर कोलबर्ग ने नैतिक विकास को 3 स्तरों और 6 अवस्थाओं में बांटा। तो पहला स्तर है पूर्व परंपरागत स्तर। इसमें 2 अवस्थाएं आती हैं, हर स्तर में 2 अवस्थाएं आती हैं। तो इस प्रकार पहली अवस्था है दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुक्ता, दूसरी अवस्था है साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्ता। अब दूसरा स्तर है परंपरागत स्तर, इसमें 2 अवस्थाएं हैं। तो इस प्रकार तीसरी अवस्था है उत्तम लड़का अच्छी लड़की की उन्मुक्ता। चौथा स्तर है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने पर आधारित नैतिक चिंतन। तीसरी अंतिम स्तर है और इसमें भी 2 अवस्था हैं, सामाजिक अनुबंधन एवं व्यक्तिगत अधिकार। और आखिरी अवस्था है सार्वभौमिक नीति सम्मत सिद्धांत। इन अवस्थाओं और स्तरों के बारे में हम डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। अब आगे चलते हैं। नैतिकता क्या है? सबसे पहले हम समझते हैं कि ये नैतिकता होती क्या है। नैतिकता किसी व्यक्ति के अंदर कुछ नियम, मूल्यों और आदर्शों को विकसित करती है, उसको नैतिकता कहते हैं। ये
समाज का एक अभिन्न अंग है। हमारे द्वारा किए गए किसी भी निर्णय में नैतिक आधार होता है। हम कोई भी काम करें उसमें नैतिकता हम ज़रूर देखते हैं कि ये सही है या गलत है। हम जो काम कर रहे हैं वो अपने मूल्यों आदर्शों के साथ करते हैं। ये बताती है कि क्या सही है क्या गलत है। नैतिकता हमें यही बताती है कि क्या सही है क्या गलत है। नैतिकता लेकिन डिपेंड किस पे पड़ती है? आपकी चेतना पर, आपकी कॉन्शसनेस पर, किस तरह की है उस हिसाब से आप नैतिक निर्णय लेंगे ना। अब चलते हैं नैतिक तर्क पर। अब ये नैतिक तर्क क्या है? यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति तर्क लगाकर सही और गलत में अंतर करता है। इसे नैतिक तर्क कहते हैं। अब ये लॉजिकल रीजनिंग है। इसमें वो लॉजिक लगाकर ये डिसाइड करता है कि वो जो काम कर रहा है वो सही है या गलत है। आपके नैतिक निर्णय आपकी नैतिक तर्क पर आधारित होते हैं। आप जो तर्क लगाते हैं उस हिसाब से आपके निर्णय उस पर डिपेंड करते हैं। आगे चलते हैं। अब हम इनकी स्तर और अवस्थाओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, कोलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत को 3 स्तरों और 6 अवस्थाओं में बांटा। हम एक एक स्तर की दो जो अवस्थाएं हों उनके बारे में अब डिटेल में बात करते हैं। तो पहली स्तर है वो है पूर्व परंपरागत स्तर। इसमें बच्चे में नैतिकता नहीं होती। जो नैतिकता उसमें होती है वो बाहर से कोई व्यक्ति दंड या उपहार देकर उसमें नैतिकता उत्पन्न करता है। इस स्थिति में स्तर में बच्चा अहम केंद्रित होता है। तो अब इनकी अवस्थाओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुख। इस स्तर के बच्चों को पता होता है कि अगर वो आज्ञाकारी बनेगा, अच्छे से बात मानेगा, तो उसे प्यार से रखा जाएगा, खुशी से रखा जाएगा, नहीं तो उसे दंड मिलेगा। उस हिसाब से वो काम करता है। वो सोचता है कि अगर वो उसने कोई गलती कर दी तो उसे दंड मिलना है। तो इस हिसाब से वो नैतिकता को समझता है। वो नैतिकता का पूर्ण ज्ञान नहीं होता, वो सिर्फ दंड के आधार पर ही काम करता है। तो इस स्तर में बच्चे से पूछा जाए कि बच्चा चोरी करना सही है गलत है, तो वो बोलेगा नहीं गलत है, बिल्कुल गलत है, इससे दंड मिलेगा। ये नहीं बोलेगा कि ये नैतिक रूप से गलत है। उससे अगली है अवस्था साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता। इस स्तर में नैतिक सोच यह कहती है कि वही बात सही है जिसमें बराबरी के लेन देन हो रहा हो। अगर हम दूसरे को कोई इच्छा पूरी कर दें तो हमारी इच्छा वो पूरी कर देगा। इस अवस्था में टिट फॉर टैट की भावना होती है, जैसे को तैसा। बच्चा चाहता है कि जैसा उसके साथ दूसरा व्यवहार करेंगे वो उसी तरह से व्यवहार करेगा। तो इसको टिट और टैट वाली अवस्था कहते हैं। अब हम अगले स्तरों पर चलते हैं। अगला स्तर है परंपरागत स्तर। इस अवस्था में आधारित सोच होती है बच्चे में कि वो सोचता है कि समाज के, अब वो जानने लगता है कि समाज में कुछ नियम और रूल हैं जिनको हमको फॉलो करना चाहिए और हमें अच्छा दिखने के लिए कोशिश करनी चाहिए। अब वो धीरे धीरे उसमें नैतिकता आने लगती है, समाज को समझने लगता है। तो अब एक एक अवस्था के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहली अवस्था है उत्तम लड़का अच्छी लड़की की उन्मुखता। इस अवस्था में बच्चा ये दिखाना चाहता है कि वो सबसे अच्छा है और उस हिसाब से वो काम करता है और वो चाहता है कि लोग उसकी प्रशंसा करें। इस स्तर में बच्चा स्कूल में जाता है, स्कूल में अच्छा परफॉर्म करता है तो समाज में उसकी तारीफ होती है तो फिर से वो उस काम को रिपीट करता है। इसका मतलब ये दिखाना चाहता है कि वो अच्छा लड़का है और उसे प्रशंसा करें सब। तो ये होती है उत्तम लड़का और अच्छी लड़की की उन्मुखता का अवस्था। अगली अवस्था है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने पर आधारित नैतिक चिंतन। इस स्तर पर बच्चा समझने लगता है कि समाज के कुछ रूल हैं, न्याय हैं, कानून हैं और उनका पालन करना चाहिए। अगर हम उनका पालन नहीं करेंगे तो दंड मिलेगा। तो ये उन पे दिमाग में बैठ जाता है। इस अवस्था में अगर बच्चे को पूछा जाए तो क्या हो, चोरी करना गलत है, तो वो बोलेगा हाँ बिल्कुल गलत है। वो समाज के
खिलाफ है। जैसे पहली अवस्था में वो बोलता है जब वो छोटा था कि बोलता अगर चोरी करोगे तो दंड मिलेगा, लेकिन इस अवस्था में बोलेगा कि वो समाज के खिलाफ है, क्योंकि अब वो समाज समझने लगता है। इस अवस्था में बच्चे समझने लगते हैं कि समाज के कुछ नियम हैं जो लोगों के भले के लिए हैं और हमें इनका पालन करना चाहिए। तो ये दूसरा स्तर था। अब तीसरे स्तर पर चलते हैं। ये उत्तर परंपरागत स्तर है। ये इस स्तर में तीसरा स्तर है। इसे वैकल्पिक रास्ता खोजते जाते हैं और फिर अपना व्यक्तित्व नैतिक व्यवहार का रास्ता ढूंढा जाता है। इस स्तर में लोग समझने लगते हैं कि समाज के कुछ रूल हैं, लेकिन अगर वो समाज के हित के लिए नहीं है तो उनको चेंज भी किया जा सकता है। अगर वो उनको प्रॉब्लम हो रही है तो लोग उसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो इससे पहली वाली अवस्था में थी तो उसमें रूल होता है, उसको चेंज नहीं कर सकता था, ऐसे समझते थे बच्चे। तो अब इसकी अवस्थाओं की बात कर लेते हैं। सामाजिक अनुबंधन एवं व्यक्तिगत अधिकार। इस अवस्था में व्यक्ति यह सोचने लगता है कि कुछ मूल्यों, सिद्धांत, अधिकार कानून से ऊपर हो सकते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति एक सामाजिक व्यवस्था में रहते हुए कुछ गलत होने पर उसका विरोध भी करते हैं। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा थोड़ा मैच्योर हो जाता है। वो समझने लगता है कि जो रूल बनाए गए हैं वो उसके लिए, उसके भले के लिए बनाए गए हैं और उनको चेंज भी किया जा सकता है। तो अगर उसको जैसे ही कोई परेशानी दिखती है कि हाँ ये कानून उसके खिलाफ है, तो वो उसका प्रदर्शन करता है, उसको हटाने की कोशिश करता है। इसमें अगर व्यक्ति से पूछा जाए कि जो हैंज ने चोरी की वो क्या सही थी, तो इस अवस्था का व्यक्ति बोलेगा हाँ वो सही थी और उसको ऐसा करना चाहिए था, क्योंकि उसको अपनी पत्नी की जान बचानी थी। नियम है, उनको हितों के हिसाब से बदला जा सकता है, अलग तरह से सोचा जा सकता है। और यहाँ के लोग ये भी कह सकते हैं कि उसे जेल भी नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि वो उसका अधिकार था, उसे अपनी जान, वाइफ की जान बचानी थी। अब जो सार्वभौमिक नीति सम्मत सिद्धांत है, इस अवस्था तक बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। यह सबसे ऊंची अवस्था है। इसमें जैसे गांधी जी, नेल्सन मंडेला, ये लोग पहुंच पाते हैं, क्योंकि इस अवस्था में वो जो भी ये निर्णय लेते हैं उसमें मानवता सबसे पहले आती है। तो इस अवस्था में अगर पूछा जाए कि हेंज ने सही किया, तो इस अवस्था में ये लोग बोलेंगे हाँ किया, सही तो किया, लेकिन इनको अपने आप को पुलिस के हवाले भी कर देना चाहिए, अपनी गलती मान लेनी चाहिए, रूल को फॉलो करना चाहिए। तो ये सारे सिद्धांत हो गए। अब चलते हैं तो कोलबर्ग की आलोचना पर देखते हैं। तो पहली आलोचना है, कोलबर्ग का सिद्धांत हर एक संस्कृति के लिए नहीं माना गया। उन्होंने अपने सिद्धांत में काल्पनिक परिस्थितियों का उपयोग किया। इसका ये भी एक आलोचना रही कि उन्होंने काल्पनिक, हाइपोथेटिकल कंडीशन का यूज़ किया, जो सही नहीं मानी गई। और सबसे बड़ी आलोचना रही जो केरल गैलेगन नामक महिला ने की। उन्होंने बोला कि ये जेंडर बाइस है, फीमेल को ध्यान में रख के नहीं किया गया। जो भी बच्चे थे वो सारे मेल थे, फीमेल की फीलिंग अलग भी हो सकती, इस आधार पर उन्हें निर्णय करना चाहिए था। तो ये इनकी 3 आलोचनाएं थी। अब हम प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्त होगा? अंतर संबंधित दंड, व्यक्तिगत आवश्यकताएं एवं इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षाएं। तो इसका आंसर क्या होगा, सोचिए। तो इस प्रश्न में पूर्व परंपरागत स्तर की बात की गई है। पूर्व परंपरागत स्तर में ये हिसाब से यहाँ पर ये अंतर्निहित संबंधित दंड, संभावित दंड, ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें बच्चे को दंड देकर नैतिकता लाई जाती है, उसमें नैतिकता का विकास किया जाता है। तो इस हिसाब से ये पहला ऑप्शन इसका सही होगा।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट स्टेजेस इज पार्ट ऑफ कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा विकास चरण कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का हिस्सा है? सजा और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण, दूसरा इंटर साइकोलॉजिकल, तीसरा सेंसरी मोटर, चौथा युवा किशोर। तो ये क्वेश्चन तो आसान है, इसका आंसर पहला है, बाकी सब ये कोई नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ओरिएंटेशन फॉल्स अंडर द स्टेज ऑफ कन्वेंशनल मोलारिटी अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग? निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन ओरिएंटेशन कोलबर्ग के अनुसार पारंपरिक नैतिकता के चरण के अंतर्गत आता है? पहला ऑप्शन है दंड एवं आज्ञा के प्रति अनुकूलन, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक सहानुभूति और विवेक, तीसरा ऑप्शन है सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों की नैतिकता, चौथा ऑप्शन है सहायक उद्देश्य और विनिमय। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? इस क्वेश्चन में पारंपरिक नैतिकता कन्वेंशनल मोरालिटी की बात की गई है। तो कन्वेंशनल में क्या आता है? ये दंड वाला तो नहीं आता है। सोशल कंसर्न, सामाजिक सहानुभूति एवं विवेक, हाँ ये आ सकता है। ये दोनों सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों की नैतिकता, ये लास्ट वाले में आता है। पोस्ट कन्वेंशनल में, उत्तर वाले में सहायक उद्देश्य एवं विनिमय, ये प्री वाले में आता है। तो यहाँ पर सेकंड वाला आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? ये बच्चे का आंसर है। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो इसमें बच्चे ने बोला है, ये बोला है कि अगर ईमानदार होंगे तो माता पिता गर्व करेंगे। तो ये वाली कौन सी अवस्था है? तो इस अवस्था में अच्छी लड़की और अच्छा लड़का अनुकूलन होता है, जो अपन यहाँ पर डिस्कस की गई थी। तो यहाँ पर यही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following factor did Kohlberg focus in his theory of molarity? कोलबर्ग अपने नैतिकता के सिद्धांत में निम्नलिखित कारकों में से किस पर ध्यान केंद्रित किया? फैमिली इन्फ्लुएंस, परिवार प्रभुत्व, संज्ञानात्मक विकास, संस्कृति या लिंग भेद। तो जो कोलबर्ग की थ्योरी थी वो मेनली जैसे जैसे बच्चे का विकास हो रहा है ना, तो उसमें नैतिकता आ रही है। तो उनकी जो थ्योरी है वो संज्ञानात्मक डेवलपमेंट, जैसे जैसे बौद्धिक विकास हो रहा है ना, तो उसमें नैतिकता डेवलप हो रही। जैसे पहली स्टेज में थी, पहले स्तर में क्या था कि बच्चे दंड से नियम को मान रहे थे, नैतिकता सीख रहे थे। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ रही थी तो वो नियम को अलग तरह से देखने लगे, अलग तरह से उनके आंसर आने लगे। तो ये किससे कारण हो रहा है? संज्ञान का विकास के कारण हो रहा है। तो यहाँ पर आंसर होगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो इस तरह से ये 5 क्वेश्चन थे। पेडागोजी थ्योरी सीरीज़ का तीसरा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया और राय अवश्य दें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें जिससे वो भी जुड़ पाएँ। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।